बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरी। पेट्रोल की कीमत एक मरतबा फिर सेंचुरी क्रॉस कर गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई का खदशा, नून लीग का पार्लियामेंट में एहतजाज का फैसला। कोरोना वायरस, अवाम के एसओपीज़ पर अमल दरामद किस हद तक, क्या स्मार्ट लॉकडाउन से बेहतर नताइज हासिल हो रहे हैं? मोदी नफ्सियाती मरीज, मकबूजा कश्मीर में भारत ने मजालिम की इंतहा कर दी है। वजीर आजम इमरान खान, भारत की मकरूहाना सोच और जारहाना पॉलिसीज खित्ते के अमन को लाहक खतरात। ऑल राइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। 2 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, सीधा 25 रुपए इजाफा कर दिया गया है। और एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत सेंचुरी क्रॉस कर गई है। 26 दिन का बमुश्किल आवाम को रिलीफ मिला और उसमें भी 13 दिन का रिलीफ मिला। बाकी दिन जो है पेट्रोल का बहरान पैदा रहा। और यूनिक बात यह है कि एक तो 25 रुपए का सीधा इजाफा कर दिया गया, उसके बाद यकम तारीख का इंतजार नहीं किया गया। रस्मी सी कार्रवाई होती थी, यकम की तारीख का इंतजार किया जाता था, तमाम तर कीमतों को रिव्यू किया जाता था, उसके बाद कीमतों में इजाफा होता था। और तीसरी सबसे यूनिक बात जो सामने है वो ये कि आगरा की तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन सामने नहीं आई थी। विदाउट एनी रिकमेंडेशन फ्रॉम आगरा, नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जारी कर दिया गया। पेट्रोल मिलेगा, आवाम को यह तसल्ली है, महंगा मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। जो बहरान पैदा हुआ तो उस बहरान पर हुकूमत ने किसी ना किसी तरह काबू पा लिया है। लेकिन हम बात करेंगे गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की, कि तरीके इंसाफ जब ऑपोजिशन में थी तो तब इन्हें हुकूमत की तरफ से तमाम तर खसारे के हवाले से फिगर्स भी याद रहते थे, तमाम तर अवाम के साथ जो रिलीफ ना देने की बातें की जाती थी वो भी याद रहती थी, अवाम के लिए हमदर्दी भी थी, अवाम को रिलीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा ये भी तमाम तर चीज़ों का बखूबी उन्हें पता होता था। लेकिन जैसे ही इक्तदार में, अब अवाम के रिलीफ का कुछ पता नहीं है। पेट्रोल की कीमतें किस हद तक ऊपर जा रही हैं, कम हो रही हैं, इसका कुछ पता नहीं है। पेट्रोल की कीमतें जब कम हुई थी तो तासुर दिया जा रहा था कि महंगाई में कमी होगी, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई थी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें उस तरह से नहीं बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें बढ़ गई हैं। और अवाम अब ये खदशात का इजहार कर रही है कि अब महंगाई बढ़ जाएगी। और नजर भी यही आ रहा है कि पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं अब महंगाई बढ़ जाएगी। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इदारों की तबाही का जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से जो खबर सामने आई थी उसके हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि आज जो है 141 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट्स भी शामिल हैं, जबकि सीन एयरलाइंस के कुछ पायलट्स भी हैं और दीगर एयरलाइन से जो ताल्लुक रहने वाले हवाबाज हैं उनका ताल्लुक भी है। हम इसकी एंगलिंग ये रखेंगे कि इदारों की तबाही का जिम्मेदार कौन है। इससे पहले जो बात की जाती है, रिपोर्ट तहकीक करने से पहले ही मंजर आम पर आ गई, इस पर बात होगी। और साथ ही साथ ये सबसे अहम मामला की सिचुएशन जो तशवीशनाक होती जा रही है, क्या ये कभी मंतक़े अंजाम तक पहुँच पाएगी या इसी तरह से तमाम तर मामलात पर सियासत होती रहेगी। दूसरी तरफ अपोजिशन मुतहर्रिक होती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी राबते कर रहे हैं, शहबाज शरीफ ने भी राबते शुरू कर दी और आइंदा हफ्ते कहा यह जा रहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। अगले हफ्ते कोई ईपीसी बुलाने का मुतालबा है, तो इससे क्या कुछ हो सकेगा? क्या अपोजिशन वाकईतन मुतहर्रिक है और खास तौर पर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है भी या नहीं? इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ाकार महमल सरफराज साहिबा मुझे वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। महमल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महमल साहब, आप बहुत अरसे से सहाफ़त से वाबस्ता हैं, आपने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। कीमतें जब पेट्रोलियम के ऊपर नीचे हुई, टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसको हुकूमती कारकर्दगी के साथ मुंसलिक करेंगे कि पहली तारीख का इंतजार क्यों नहीं किया गया। सबसे पहले तो ये आपके नजदीक क्या वजूहात हो सकती हैं? दूसरा, सीधा 25 रुपए बढ़ा दिया गया। और तीसरा और सबसे अहम, क्या ये तारीख का सबसे शॉर्ट रिलीफ है कि गालिबन 25 से 26 दिन के लिए आवाम को रिलीफ मिला और उसके बाद फिर से कीमतें ऊपर चलेगी? अब तक का सबसे शॉर्ट रिलीफ है ये? देखिए काशिफ, इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली चीज़ तो ये है कि ये आसान होता है कि जब आप अपोजिशन के अंदर हो और हुकूमत कोई इक़दाम उठाए तो उसको क्रिटिसाइज़ करना। यही हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी देखा। आज भी लोग जो हैं खान साहब की पुरानी ट्वीट्स या पीटीआई के दीगर सीनियर रहनुमाओं की पुरानी ट्वीट्स जो हैं वो पेट्रोल की प्राइसेस जब बढ़ती थी हुकूमतों की जानिब से, तो वो रीट्वीट कर रहे हैं या वो दिखा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप अपोजिशन के अंदर होते हैं तो आपको ये नहीं पता कि क्या क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, क्या वजह है कि हुकूमत को किस वजह से क्या चीज़ करनी पड़ती है, या आलमी मंडी की प्राइसेस के साथ उनको किस तरीके से लेकर चलना पड़ता है, या अपने टैक्सेस बढ़ाने के लिए, या और भी वजूहात हो सकती हैं। तो अब जब हुकूमत खुद पार्टी में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद हुकूमत के अंदर आई है
तो अब उनको ये बात समझ आ गई है, क्योंकि अब वो जो इकदाम करते हैं उस पर उनकी एक पुरानी ट्वीट या पुराना बयान मिल जाता है। और उसकी यही वजह है कि जब वो ऑपोजिशन में थे तो शायद वो इस चीज को समझते नहीं थे या समझते थे, लेकिन फिर भी जिस तरह ऑपोजिशन करती है मेरे ख्याल में उस तरह से सियासत करते थे। दूसरी चीज ये कि देखिए, आपने देखा कि जब प्राइसेस कम भी थी तो तब भी एकदम शॉर्टेज हो गई थी मार्केट में, काफी देर शॉर्टेज ही रही थी, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था। तो एक वजह तो उसकी ये भी कहते हैं कि क्योंकि हम लोगों ने शायद हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी पाकिस्तान के पास इतनी नहीं थी कि हमने वो कम कीमत पे खरीदा होता और हम लोग उस वक्त निकाल चुके थे। कोरोना की वजह से आपको पता है कि जरा इस्तेमाल भी कम हुआ, तो एक तो वो भी वजह हो सकती है। दूसरी चीज ये कि देखिए, मेरे ख्याल में ये तो इन्होंने अपनी एक टैक्सेस बढ़ाने के लिए हो सकता है, बाकी भी इसके अंदर और भी इनके कोई मईशत से रिलेटेड इनके जरूर होंगे, कोई ना कोई रीजन होगा। हुकूमत बगैर रीजन के तो एक अनपॉपुलर डिसीजन या ऐसी डिसीजन लेती नहीं है कोई भी हुकूमत कि जो उन्हें लगे कि उन्हीं को नुकसान है। खास तौर पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो 10 बार सोचे कि ऐसा कोई इकदाम करने से पहले, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी क्रिटिसिज्म हो रहा है मईशत का। कोरोना से पहले की मईशत का भी हो रहा था, कोरोना के बाद तो खैर पूरी दुनिया की मईशत ही बहुत ही बुरे फेज से गुजरेगी, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी नेगेटिव में है, मजीद नेगेटिव होगा, -1 -2 हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं -3 तक चली जाए हमारी जो ग्रोथ रेट है। तो ये जो चीजें मेरे ख्याल में, अगर उन्होंने एक अनपॉपुलर डिसीजन लिया तो उसके पीछे यही होगा कि वो इन्फ्लेशन को शायद थोड़ा सा मैनेज करने चाहते हो, थोड़ा सा प्राइस डिमांड का भी इशू होगा, वो चाहते होंगे सप्लाई भी प्रॉपर तरीके से होगा। और कुछ लोग तो खैर इसमें कह रहे हैं कि शायद जो ऑयल की माफिया है, वो भी शायद कहीं ना कहीं लॉबी का है इसके अंदर। खैर ये तो बेहतर तहकीकात के साथ ही पता चलेगा कि असल वजह क्या है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस तरह की डिसीजन लेगी अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए। मतलब अगर लेकिन उन्होंने कोई लेकिन इस तरह की महमल, चीज यहाँ की पर है। एक और चीज़ ये है कि जब पूरी दुनिया हेजिंग का सोच रही थी, हमने पेट्रोल की इंपोर्ट बंद कर दी, ईसीसी में इस बात का प्रपोजल भी सामने आया कि इसके बावजूद रिफाइनरीज के इंटरेस्ट को सामने रखा गया और उनको सेव किया गया। 26 दिन में 13 दिन के लिए वैसे पेट्रोल का बहरान रहा और बाकी दिनों में आपके सामने है जिस तरह से लोगों को पेट्रोल मिल सका। अब जो जराये के मुताबिक अंदरूनी तौर पर जो खबरें ये हैं, जिस तरह से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात भी हो रही है, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो ये बात कर भी रहे हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे बैठे हैं जो रिफाइनरीज को हेड करते हैं, तो रिफाइनरीज के इंटरेस्ट को सेव किया गया है। तो अंदर ही अंदरूनी तौर पर इमरान खान के विजन को सबोटाज करने की आप समझते हैं कोशिश की गई? अगर ऐसा है तो देखिए, जिस तरह आपने कहा ना कि यही बात मैं जिस तरह पहले कही थी कि ऑयल इंडस्ट्री के अपने लॉबिस्ट वो कहते हैं कि शायद वो जो है वो जीत गए हैं, वो किसी, या ऑयल माफिया, अगर आप वो जो रिफाइनरीज की आप बात करें, हो सकता है वो जीत गए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये लोग होते हैं हुकूमतों के अंदर। आपने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट भी देख ली, आपने पावर प्लांट्स वाली भी देख ली। इन सब के अंदर हमें क्या पता चला कि ये जो कार्टेल्स हैं, इनका ताल्लुक सारी की सारी जमातों के साथ भी है, सारी हुकूमतों के साथ भी है, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी है, हर एक के साथ इनका एक ताल्लुक है। और उसकी वजह से ही उनके जो अपने मुफाद होते हैं ना, वो अवाम के मुफाद के ऊपर गिरवा आ जाता है। जहां तक खान साहब के अपने विजन की बात है, देखिए काशिफ, अगर आपने फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू सुना होगा, जो कि एक्चुअली जो बड़ा एक्सप्लोसिव था, क्योंकि इंटरव्यू था, बड़ा जाहिर हर जगह चला भी है। उसके अंदर उन्होंने एक चीज की थी कि उन्होंने कहा था विजन जरूर हो, लेकिन विजन अगर बगैर टीम के तो फिर इंप्लीमेंट कौन करेगा। तो अगर खान साहब ने अपनी प्रॉपर टीम बनाई ही नहीं है, यानी कि जो एक अच्छी टीम उन्होंने अगर नहीं बनाई, तो फिर कौन इंप्लीमेंट करेगा उनका विजन। देखिए, वन मैन शो तो हो नहीं सकता। ये एक मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट हमारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत एथनिसिटीज हैं, बहुत और ज्यादा इश्यूज हैं इधर। तो खाली खान साहब अगर जितने मर्जी अगर वो कह ले कि मुखलिस भी हो, ईमानदार भी हो, वो अकेले क्या कर सकते हैं। अकेला तो ये कोई वो नायक फिल्म तो नहीं है कि जिसके अंदर एक दिन के लेकिन अंदर आप सब महमल, कुछ चेंज आपको कर नहीं दें। लगता मतलब आज मैं से 2 साल पहले भी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि खान साहब का विजन बेहतर है, हम खान साहब के विजन को समझते हैं, वो जो चाहते हैं वो भी समझते हैं, वो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, अवाम के लिए रिलीफ चाहते हैं, लेकिन उनकी टीम बेहतर नहीं है। 2 साल में फिर खान साहब अभी तक वहीं खड़े हैं। जी बिल्कुल, यही तो एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ काशिफ इस हुकूमत का, कि चले विजन एक अच्छा लेकर आए थे। विजन से पहले आप कह सकते हैं उन्होंने बातें बड़ी अच्छी की, फिर उनका मैनिफेस्टो भी अच्छा है, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं। खैर वैसे एक बात यह है कि विजन तो मेरे ख्याल में सारे लीडर्स का ही अच्छा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी भी आप पॉलिटिकल पार्टीज के अगर मैनिफेस्टो, विजन तो मैनिफेस्टो ही है ना। अगर आप उन सबके मैनिफेस्टोज पढ़ लें तो मैनिफेस्टोज में कोई, आप कुछ चीजों से जरूर डिसएग्री करेंगे, पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो कोई बुरे नहीं होते। मसला होता है कि टीम कौन सी है, आपने पिक कैसे की और आप इंप्लीमेंट कैसे करा रहे हैं। खान साहब ने अगर चले शुरू में उनको नहीं था ज्यादा एक्सपीरियंस,
उन्होंने अगर टीम पिक की, उन्होंने चेंज भी की, उन्होंने असद उमर साहब तब्दील किए, उन्होंने और भी कैबिनेट के अंदर रीशफलिंग वगैरह की। लेकिन जिस तरीके से यही बात जो पीटीआई के लोग कर रहे हैं या जो फवाद चौधरी साहब ने भी की थी कि जब अनइलेक्टेड लोग जो कि सिर्फ एज एक्सपर्ट्स होने चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लेकिन डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में नहीं होती। डिसीजन मेकिंग होती है इलेक्टेड लोगों के हाथों में, जिनको ये पता है कि कल जाके मैंने अपने हलके में अपने वोटर को जवाब देना है। क्योंकि अनइलेक्टेड लोग या नॉन इलेक्टेड लोग तो वोटर्स के पास नहीं जाएंगे। उन्होंने तो एक थेरेटिकल बात कर दी या अपने मुफाद की बात कर दी या जो भी उनको चीज सही लगी उन्होंने तो वो चीज कर दी, उन्होंने किसी को जवाब नहीं देना। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी ने और एक पॉलिटिकल वर्कर ने और एक एमएनए ने और एक एमपीए ने और एक मिनिस्टर ने जाकर जवाब देना है अपने लोगों को जिनका वो वोट लेकर आए हैं। तो इसलिए ये जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग मेरे ख्याल में हो रही है, एक तो खैर कंट्रोल या सेंट्रलाइज्ड आप कह लें कि उस तरीके से हो रही है। दूसरा ये कि मुझे नहीं समझ आती, देखिए पहला साल खान साहब पहले उन्होंने 100 दिन मांगे थे, 100 दिन का भी मार्जिन मीडिया ने उनको दे दिया। फिर उन्होंने कहा पहला साल है, साल का भी मार्जिन दे दिया। अब तो दूसरा साल है ना, अब तो 2 साल होने वाले हैं, तीसरे साल में चले लेकिन जाएंगे। लेकिन मैमल अब साहबा ये इससे तो एक्सक्यूज अग्री नहीं करें कि बार बार कर अब तो सकते कि कोरोना आ गया है, तो खान साहब के लिए मसाइल तो फिर से बढ़ गए हैं। लेकिन जब पेट्रोल की कीमतें मैमल साहब कम हुई तो अवाम की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की गई कि शायद अब महंगाई कम हो जाए, क्योंकि एक आम आदमी सिर्फ कंसर्न है अपने मामलात के साथ, उसको नहीं फर्क पड़ता कि आलमी सतह पर कीमतें कहाँ जा रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हो रहा है, उसको महंगाई से वो कंसर्न है। अवाम को लग रहा था कि शायद महंगाई अब कम हो जाएगी, लेकिन अब अवाम ज्यादा पुरुमीद है कि उन्हें लग रहा है कि अब महंगाई बढ़ जाएगी। अगर महंगाई बढ़ती है तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की नाकामी होगी या खान साहब के विजन की नाकामी होगी, क्योंकि वो पहले रिलीफ की बात किया करते थे? देखिए मैं तो चले प्री कोरोना डेज की आप बात कर लें। आप ये देखिए कि जितने भी इनके बजट के गोल से, मैं पिछले बजट की बात कर रही हूँ, मैं इस दफा के बजट की बात नहीं करी। अब तो कोरोना के अंदर क्योंकि बजट आया और बड़ा अनरियलिस्टिक सा बाय द वे बजट है। लेकिन पिछले साल के भी अगर आप जितने भी उनके देख लें कि उन्होंने ग्रोथ रेट का क्या कहा था या उन्होंने जितने भी दावे किए, टैक्स कलेक्शन होगी, बाकी सारे नंबर्स देख लें, कौन सी चीज अचीव हुई है। तब तो कोरोना नहीं था, तो तब भी अगर हुकूमत से मैनेज नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं तो इनकी टीम की या इनकी पॉलिसीज की कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। वो जाहिर बात है कोई माहिर माशियात अगर बैठे होंगे तो वो शायद ज्यादा इन डेप्थ उस तरीके को एक्सप्लेन कर सके। हम तो एज एन आउटसाइडर या समबडी जो अफेक्ट हो रहे हैं महंगाई से, या इफेक्ट हो रहे हैं बिजली की प्राइसेस से, या इफेक्ट हो रहे हैं ग्रोसरी जब हम करने जाते हैं, या पेट्रोल प्राइसेस से इफेक्ट होते हैं अगर हम अपनी गाड़ी पे जाते हैं, तो हम तो उसी नजरिए से बात कर सकते हैं ना। और आप सही कह रहे हैं कि अवाम को तो शायद इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ग्लोबली क्या हो रहा है। ये अवाम, आपको याद होगा कि 2008-9 वाली जब हुकूमत जब आई थी और फिर बाद में एकदम से रिसेशन आ गया था और बड़े बुरे हालात हो गए थे, तो अवाम ने तो हुकूमत को माफ नहीं किया था उस चीज के ऊपर। हालांकि हुकूमत ने फिर बाद में स्टेबलाइज, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बाद में स्टेबलाइज भी किया काफी पॉलिसीज के थ्रू। हालांकि दे वेंट थ्रू अ वेरी रफ पैच, बिकॉज एक तो टेररिज्म भी था, दूसरा ये था कि एक रिसेशन भी था दुनिया के अंदर। लेकिन ये कि इस हुकूमत को तो एक तो टेररिज्म तो मिला नहीं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। शुक्र है हम लोगों ने दहशतगर्दी से बहुत हद तक जान छुड़ा ली है। हमारी फौज ने काफी इसके अंदर टेररिस्ट को एलिमिनेट भी किया, टेररिज्म को हटाया दिया। इनको एक सिक्योरिटी तो मिली थी एक, अगर आप माहौल को देखते हैं, जो कि 2008 की हुकूमत को नहीं मिली थी। फिर दूसरा ये कि मईशत, ठीक है आप ये कह सकते हैं कि पिछली हुकूमतों की गलती, लोन्स कितने, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने ये खुद भी अब अपनी गलती एक तरह से एडमिट करते हैं कि अगर ये आईएमएफ के पास फौरन चले जाते, जो कि जाना ही था, कोई भी हुकूमत आती, वो तो नून वाले भी कहते हैं कि अगर हम भी होते हम भी जाते, क्योंकि वो जाना ही था, शायद हमारे हालात ऐसे थे। इन्होंने जो थोड़ी सी डिली डायलिंग की, डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा लेट किया, उसकी वजह से काफी दूरस असरात नजर आए, लेकिन उसकी वजह से काफी अभी तक प्रॉब्लम। महमल साहबा ये तमाम तर अपनी जितनी भी कारकर्दगी है उसका मलबा ये पिछली हुकूमतों पर डाल दिया जाता है इस हुकूमत की तरफ से कि जी हमें तो सिस्टम मिला ही ऐसे था, हमें इसको बेहतर करने में वक्त लगेगा। मैं थोड़ा सा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। इदारों के हवाले से जो बातें सामने है, खासतौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का मामला जो जाली से लेकर लाइसेंस जाली होने से मशकूक की तरफ चला गया और अब ग्राउंड भी कर दी गई पायलट्स। इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो एक इमेज गया, खासतौर पर इदारे का एक इमेज गया, इससे पाकिस्तान की साख को तो नुकसान पहुंचा है, लेकिन जिस तरह से हैंडलिंग की गई है, आप समझते हैं इस सब का जिम्मेदार कौन है? देखिए काशिफ, इसके अंदर मैं कहूंगी कि एक्चुअली मेरे ख्याल में सबके लिए एक मैंडेटरी रीडिंग होनी चाहिए। ताहिर इमरान ने बीबीसी उर्दू में बहुत अच्छी रिपोर्ट इसके ऊपर की, जब वजीर साहब का जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने जाली लाइसेंस करा दे दिया।
उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें और उसके अंदर काफी रिसर्च भी है, तो उसमें ये है कि जाली, अब उन्होंने मशकूक वैसे कह दिया है, उन्होंने करेक्ट कर लिया है, लेकिन जब उन्होंने जाली कहा तो वर्ल्ड हेडलाइन उसी पे बनी। आपने CNN पे भी प्रोग्राम देखा होगा, आपने बाकी जगहों के ऊपर भी देखा होगा कि फेक लाइसेंसेस, वो हेडलाइन बन गई। फेक लाइसेंसेस तो ये है नहीं। उस रिपोर्ट के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि जो एक प्रोसेस एग्जामिनेशन का वो 2012 में कैसे तब्दील हुआ। उसके अंदर दो पर्चों के से ले मतलब पहले 2 पर्चे होते थे और उसके बाद 7-8 पर्चे हो गए, और वो काफी ज्यादा टेक्निकल और इस तरह के थे कि जो थेरेटिकल थे, एक्चुअली नॉट टेक्निकल, टेक्निकल नो हाउ तो इनको होती है, वो थेरेटिकल थे। उसमें बहुत सारे पायलट्स पास भी करके, लेकिन कुछ इक्का दुक्का पर्चे उनके थे जो नहीं क्लियर कर सके। चंद हैं जिन्होंने वाकई नकल की है और सारे पर्चों में नकल करके उन्होंने, या किसी और को अपनी जगह बिठा के पैसे देकर उन्होंने वो प्रोसेस पूरा किया। लेकिन लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस होता है, यानी कितने घंटे फ्लाइंग ठीक है। आवर्स आपको चाहिए होते हैं, बाकी सब कुछ, तो वो तो उन्होंने पूरे किए हुए हैं मोस्टली। अब आपने कहा कि कौन इदारे को किस तरीके से किसने खराब किया। देखिए सिस्टम जो है वो पूरी तरह से काफी ज्यादा खराब है। उसके अंदर हम्म। बहुत सारी करप्शन भी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा डेडवुड भी है, उसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल में हुकूमत को सख्त इकदाम उसके ऊपर उठाने पड़ेंगे कि किस तरीके से हैंडल करना है इस ठीक चीज है, को। इस ये पर तो अब सख्त हुकूमत ही इकदाम उठाने बेहतर। की जरूरत है। मैम साहब मेरे पास 1 मिनट है, क्विकली। ऑपोजिशन मुतहर्रिक हो गई, APC बुलाने का मुतालबा किया जा रहा है। ऑपोजिशन में कोई दमखम है, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन अब हम कंसीडर कर सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी ऑपोजिशन थी। मेरे ख्याल में नून लीग से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही थी मुल्क के अंदर, क्योंकि नून की तो सीनियर लीडरशिप उस वक्त जेल में थी, फिर बाद में मियां साहब तो बाहर चले गए, शहबाज शरीफ साहब भी अभी रिसेंटली वापस आए। तो पीपल्स पार्टी ने तो काफी स्टैंड लिया। और फिर अभी आप कोरोना के उसमें ही देख लें कि सिंध हुकूमत सिर्फ एक सूबा है जो कि इस हुकूमत के पास नहीं है, वहां पर एक ऑपोजिशन पार्टी रूल कर रही है। जैसे ही सिंध हुकूमत ने अच्छा परफॉर्म किया, कोरोना से निपटने का तरीका उनकी मीडिया में तारीफ हुई, तो आप PTI ने किस तरीके से उन पर अटैक लॉन्च कर दिया। तो PTI तो उन्हीं को कंसिडर करती है ऑपोजिशन। नून लीग जरूर बिल्कुल सबसे बड़ी जमात होगी पंजाब के अंदर PTI के बाद, लेकिन बात यह है कि नून लीग की लीडरशिप इस वक्त जरा खामोश है। अब खैर दोबारा मुतहरिक हुए हैं उनके ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, बाकी उनके सीनियर लीडर्स जो है वो जरूर मुतहरिक हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी जो क्योंकि टॉप लीडरशिप है वो भी उस तरीके से बोल नहीं रही या खामोश है, जिस भी वजह से तो वो फिर इस वक्त पीपल्स पार्टी ने काफी एक उसका मैंटल तो लिया है। दूसरी चीज आप कह रहे हैं ऑपोजिशन मुतहरिक हो रही है। देखिए ऑपोजिशन इसलिए मुतहरिक हो रही है क्योंकि अब PTI के अंदर के लोग भी अब ये बातें कर रहे हैं कि शायद हमारे पास परफॉर्म करने के लिए अगले 6-8 महीने ही रह गए हैं। अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो अवाम जो है उसका हमें बड़ा उसका बुरा वो आएगा, नेगेटिव। तो इस वजह से भी ऑपोजिशन मुतहरिक हुई है, क्योंकि ताकि वो दिखाना चाहते हैं हुकूमत को, शायद कि उनको आईना दिखाना चाहते हैं ये कि उनकी नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर या बैड परफॉर्मेंस के ऊपर आप कह लें कि वो उसके ऊपर कोई ना कोई चीज सामने अवाम के लाना चाहते हैं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। महमल सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थी और पॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है उस पर बात कर रही थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब का विजन, उस पर कोई शक नहीं है, खान साहब का विजन बहुत बेहतर है। लेकिन जो हमेशा शुरू से हम बात करते आ रहे हैं कि टीम बेहतर होने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं टीम की जो तश्कील है उसमें कहीं ना कहीं खान साहब गलती कर गए हैं, तो अभी तक उस तरह से नताइज सामने आ नहीं पा रहे। रही इदारों की बात, तो इदारों के हवाले से जो अभी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है, एक्शन लेना होगा। और अपोजिशन मुतहरिक इसलिए है कि शायद हुकूमत को आईना दिखाना चाहती है कि कारकर्दगी चल क्या रही है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर से भी अब आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। इस वजह से भी अपोजिशन ज़्यादा मुतहरिक नजर आ रही है। आइंदा हफ्ते APC बुलाई गई, अब देखना है कि क्या करते हैं अपोजिशन, क्या लाहे अमल अपनाती है। लेकिन यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और एक तरफ तो बहुत सारे महाज हैं जिन पर हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है, लेकिन साथ साथ कोरोना अभी तक उससे निपट नहीं सके हैं। केसेस ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। मेडिकली हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कोरोना के केसेस में बढ़ने की क्या वजूहात हैं, कम हो रहे हैं तो क्या हम लोग निकल रहे हैं इस लहर से, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। 1,98,883 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 3,138 केसेस सामने आए हैं, जबकि अमवात 74 रिपोर्ट हुई हैं, और 24 घंटों में जो टेस्ट किए गए वो 21,033 हैं। हमारी टेस्ट कैपेसिटी शायद कम हो रही है, हम इस पर भी बात करेंगे। और टोटल अब तक जो टेस्ट किए गए हैं उनकी तादाद लाख से भी ऊपर है। अभी तक जो टोटल अमवात हो चुकी हैं वो 4,035 हैं। मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ सूरत हाल है, लेकिन
कोरोना के हवाले से कैलकुलेटर है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद मजीद कितनी हो सकती है? गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस तेजी से फैला और अब तक 1,80,000 से ज्यादा अफराद में इस वायरस की तस्दीक हो चुकी है। वैसे तो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक मॉडल तैयार किया गया जिसमें पाकिस्तान की आबादी 21 करोड़ 20 लाख तस्वुर की गई है और जिसमें 62% को 18 साल से जायद उम्र तस्वुर किया गया है। और तस्वुर यह किया गया कि ये अफराद जिनकी उम्र 18 साल से जायद है वो कोरोना से लाहक होने का सबब ज्यादा है, सबसे ज्यादा खतरा उनको है। और जब नतायज को आसान बनाने के लिए 0 से 18 साल उम्र के ग्रुप को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये जो कहा जा रहा था कि जो यंग लोग हैं वो ज्यादा मुतासिर नहीं हो सकते, लेकिन इस मॉडल के मुताबिक जिन लोगों की उम्र 18 साल से ज्यादा है वो ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। जबकि शहरी आबादी का तनासुब 36.4% है और मुल्क की कुल आबादी में रखा गया है और यही देही तनासुब 63.6% है। कोरोना केसेस 2 रोज पहले तक देखा जा रहा था कि केसेस कम थे, लेकिन अब फिर से केसेस ऊपर आ गए हैं, अमवात की तादाद फिर से ऊपर जा रही है। तो हम इस पर बात करेंगे कि कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जुलाई में जो है केसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ये जो केसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं इसकी क्या वजूहत है? और साथ ही साथ एक और जो सोच प्रिवेल कर गई है सोसाइटी में वो ये कि हॉस्पिटल्स में नहीं जाना चाहिए। क्या वाकईतन हॉस्पिटल्स में नहीं जाना चाहिए? और जो घरों में अब डॉक्टर्स हजरात की जानिब से और जो महकमा इदारा सेहत है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर आप घरों पे क्वारंटीन करेंगे तो आपको ज़्यादा खतरा लाक हो सकता है। जो बात हो रही है वो उन लोगों की हो रही है जो घर में करंतना कर जाते हैं, आइसोलेशन इख्तियार कर जाते हैं, वो ज़्यादा जाँ बहक हो रहे हैं। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मुझे वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं PMA के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि पहले 2 दिन पहले ये कहा जा रहा था कि केसेस की तादाद कम हो रही है, अमवात कम हो रही हैं, लेकिन अब 2 दिन से हम देख रहे हैं कि फिर से अमवात का नंबर जो है वो ऊपर जा रहा है। क्या केसेस हमारे कम हो गए थे या एकदम से दोबारा रिपोर्ट होना शुरू हो गए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो नंबर ऑफ केसेस बीच में कम होने शुरू हो गए थे उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि आपके जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं वो कम होने शुरू हो गए हैं। तो आप अकॉर्डिंगली उसको बता रहे हैं तो वो लगता ऐसा है कि जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं। लेकिन सडनली आप देखें कि दूसरे दिन फिर वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जितने टेस्ट कर रहे हैं आप कम कर रहे हैं उसी में वो फिगर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमको ये नहीं देखना है कि ये कम हो रहा है, बल्कि हमें ये देखना है कि कितना बढ़ रहा है। नंबर 1 बात है। दूसरी बात ये कि इसी तरह से अमवात में भी इशू है। अमवात में इशू ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि लोग बहुत सारे घरों में रहते हैं सिर्फ इसी वजह से कि जी अस्पताल नहीं जाना है, अस्पताल जाएंगे तो कोरोना का लेवल लगा देंगे आपके ऊपर और फिर आपको बॉडी मुश्किल से मिलेगी और आपको जो है वो तदफीन में प्रॉब्लम होती है। तो लिहाजा लोग घर पे ही रहते हैं और जब इंतकाल हो जाता है तो ये नहीं बताते हैं कि जी ये कोरोना से इंतकाल हुआ या किससे, ताकि लोग जनाजे में भी शिरकत कर सकें और तदफीन भी आराम से हो जाए। तो जो अमवात है उसमें भी इजाफा है लेकिन रिकॉर्डेड नहीं। सही। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ये सिचुएशन क्यों आ रही है? लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए? कोई तो वजूहात होंगी, लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सामने भी आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हम रिलाई कर नहीं सकते क्योंकि वहां पर खबरों की तस्दीक नहीं हो सकती। लेकिन एज अ डॉक्टर आप क्या कहते हैं कि वाकईतन हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए? हॉस्पिटल में इस वक्त सिचुएशन है क्या? देखिए बात ये है सारी कि ये एक डॉक्टर्स का इशू है। ये एक बीमारी है और बीमारी डॉक्टर डील करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मुल्क में एक बहुत ही अजीब सी बात देखने में आई कि तमाम वो लोग जिनका डॉक्टरी से कोई ताल्लुक नहीं है वो आकर बहुत सारी बातें करते हैं और लोगों को मिसलीड भी करते हैं, मिसगाइड भी करते हैं। लिहाजा उसमें एक बात ये भी आई कि जी आपने हॉस्पिटल नहीं जाना है, अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको इंजेक्शन लगा के मार दिया जाएगा, फिर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और अगर आप इंतकाल कर जाते हैं तो आपकी बॉडी देने में भी वो वहां पर डॉक्टर हजरात आपसे लाख लाख रुपए डिमांड करते हैं कि जी वरना हम इनको कोरोना में कर देंगे। तो ये जो 2-3 चीजें मिथ है, जो लोगों में खौफ है, जो लोगों में एक गलत कॉन्सेप्ट बैठा दिया गया है, उसकी वजह से लोग नहीं जाते हैं अस्पताल में। और अस्पताल में अगर कुछ लोग हिम्मत करते हैं तो उस वक्त जाते हैं जब उसकी सांस की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है तो उसका बचना मुश्किल होता है और फिर अस्पताल जाकर उसका इंतकाल ही होता है। और फिर उस पर यह होता है लोगों को कि देखा ये फलां जो है अस्पताल लेके गया था अपने वालिद को, वो देखो मर गया, इसलिए अस्पताल लेके नहीं जाना है। तो इस वजह से ये बहुत ही गलत बात हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि ठीक है आपको
अस्पताल में जगह भी कम हो रही है आजकल, तो आप अगर घर पे ही रहें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इशू है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पर आपको अस्पताल जाना बहुत जरूरी है, और वो है कि जब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, दिक्कत हो रही है, या आपको लगता है कि ये मरीज जो है सांस के लिए जुस्तजू कर रहा है, तो उससे पहले ही आप उसको अस्पताल जरूर लेके जाएं, ताकि उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो ऑक्सीजन दिया जा सके और उसकी जिंदगी बचाया जा सके। अगर आप अस्पताल नहीं लेके जा रहे हैं ऐसे मरीज को, तो आप डेड श्योर हो जाएं कि वो उन्होंने मरना ही मरना है। लिहाजा खुदारा ये काम ना करें। ये बहस डॉक्टर के मैं बता रहा हूं, वसूख से बता रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि जितनी भी बातें हो रही हैं, ऐसा कोई भी ऐसी बात नहीं है अस्पताल के अंदर के वहां पर आपको आईसीयू में डाल देंगे, वेंटिलेटर पे डाल देंगे। मरीज हमारे पास वेंटिलेटर्स की बहुत प्रॉब्लम है। मैं तो खुद शिकायत करता फिर रहा हूं कि जिसको वेंटिलेटर की जरूरत है उनको अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, तो वेंटिलेटर पे कैसे डालेंगे? नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि अस्पताल में डॉक्टर्स, खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी डॉक्टर्स मरीज को मारने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि उनकी जिंदगी बचाने के लिए बैठे हुए हैं। इस बात को समझ लें। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत ही बुरा कर रहे हैं कि जो रिलेशन है डॉक्टर्स और मरीज का रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट, इसको खत्म ना करें खुदारा। ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो रही है। अभी भी जो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो अस्पताल में ओपीडीज नहीं कर रहे हैं। जो नॉन कोरोना के पेशेंट को देखा जाता है वो नहीं देख रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि डॉक्टर को मिस हैंडल किया जा रहा है। एक तो डॉक्टर्स कोरोना के मर्ज में मुब्तला होकर अब तक तकरीबन 55 डॉक्टर्स और तकरीबन 4-5 पैरामेडिक्स जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। लेकिन डॉक्टर क्या साहब, ये ओपीडी बंद होने की वजह से जो दीगर मरीज थे, जो दीगर बीमारियों से मुतासरा मरीज थे, उनको प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना पड़ रही? बिल्कुल करना पड़ रहा है जनाब। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो है वो इसीलिए करना पड़ रहा है कि मरीज जाता है तो डॉक्टर्स नहीं मिलते। डॉक्टर्स कैसे मिलेंगे? डॉक्टर्स की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आपको एक चीज बताऊं, हैरत अंगेज बात है, मैं ये बात गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी कहता रहा हूं, आपके मीडिया के जरिए भी बोलता रहा हूं कि जो ये 55 डॉक्टर्स मरे हैं, इनमें से सिर्फ वो 2 डॉक्टर हैं जो कि कोरोना के मरीज देख रहे थे। बाकी जो डॉक्टर्स मरे हैं वो कोरोना के मरीज नहीं देख रहे थे, लेकिन कोरोना का मरीज जो है, जो उसको पता नहीं था, वो भी लगा के चला गया। मिसाल के तौर पे मैं ईएनटी सर्जन हूं, मेरे 2 ईएनटी के डॉक्टर्स इंतकाल कर गए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट इंतकाल कर गई हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जो कि डायरेक्ट आईसीयू के अंदर कोरोना के मरीज नहीं देखते हैं, या कोरोना वार्ड में, क्वारंटाइन में या आइसोलेशन में नहीं देखते हैं कंफर्म मरीज को। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि आप ये जब कहना डॉक्टर चाह को रहे ये हैं कि पता वो जो लगता है डॉक्टर जो तो जाँ बहक हो गए, जो कोरोना की वजह से जिनकी जान चली गई, वो कोरोना मरीजों को नहीं देख रहे थे, लेकिन जब उनसे दीगर मरीज मिलने के लिए आए वो कोरोना से मुतासरा थे और उनसे उन्हें कोरोना लग गया। लेकिन डॉक्टर साहब, लोगों के अंदर ये जो खौफ है कि लोग हॉस्पिटल आना नहीं चाह रहे, लोगों को अगर कोरोना के थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं भी तो वो बताने से गुरेज कर रहे हैं, इस खौफ को किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं? बारहा हम बात करें लेकिन इसके बावजूद ये खौफ खत्म नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं कि जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो इस हवाले से क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ये खौफ खत्म हो जाए लोगों के अंदर से? देखिए, खौफ का तो एक तो यही बात मैं कर रहा हूं कि ये डॉक्टर्स पेशेंट का रिलेशन है, इसको बिल्डअप करने की जरूरत है। ये बताने की जरूरत है कि जो डॉक्टर कह रहा है इसी को माना जाए, किसी और की बात ना मानी जाए। जो सोशल मीडिया पे बातें आ रही है उसको ना माना जाए। इसके अलावा हमारे जो उलमाज हैं, जो रिलीजियस लोग हैं, वो बताएं इस बात को कि जी हमें नहीं पता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर्स की बात सुनी जाए। इसी तरह से जो सियासी लीडर हैं, जो कि हुक्मरान हैं, जो अपोजिशन वाले हैं, ये तमाम लोग ये बताएं कि जी ये हमारा शोबा नहीं है, हम इसमें कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर्स की बात सुने। तो अगर इस तरह की बात हो गया, लेकिन अगर आप ये बात करेंगे कि जी डॉक्टर्स जो है वो गलत काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स ये लोगों को मार रहे हैं, इसलिए अस्पताल मत जाना, तो फिर तो आप ये समझ लें कि ये अभी तो कुछ भी नहीं है। जब ये कोरोना इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि खत्म हो जाएगा, आगे भी ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। और इससे पहले भी ये प्रॉब्लम चल रहा था कि डॉक्टर्स को मारा जा रहा था, जो कि अभी भी मारा जाता है। तो डॉक्टर्स एक कोरोना
के मर्ज से बचना चाह रहा है उसको प्रोटेक्शन चाहिए, और एक लोगों से जो नफरत है डेवलप कराई जा रही है इससे भी बचना है, वरना डॉक्टर्स हजरात अगर घर बैठ गए अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो फिर अस्पताल में जाके जिन्होंने जाना है अस्पताल में उनका इलाज कौन करेगा। ऑल ये राइट। बहुत ही एक सीरियस मामला है और इस पे लोगों को सोचना चाहिए। और तमाम मैं समझता हूं कि देखिए कोरोना और ये तमाम इश्यूज उस वक्त तक खत्म नहीं होंगे जब हम सब मिलकर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हुक्मरान को बनानी पड़ेगी, और उस यूनिफॉर्म पॉलिसी में हुक्मरान, अपोजिशन पार्टी, उलमा, स्टेक होल्डर्स, इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर्स, पैथोलॉजिस्ट, एक ये यूनिफॉर्म तमाम बैठ पॉलिसी के बनाने की एक ही जरूरत है। बात वहीं पर है कि पॉलिसीज बेहतर होंगी तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस पर भी काबू पाया जा सकता है। सेक्रेटरी जनरल पीएमए डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लोगों के अंदर जो खौफ पैदा हो गया इस खौफ को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये खौफ एक ही तरह से ख़त्म हो सकता है कि सिर्फ डॉक्टर हजरात की बात सुनी जाए, डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उस पर अमल दरामद किया जाए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और अगर आपके अंदर सिम्टम्स हैं तो कोशिश करें टेस्ट करवाएं। और इस हवाले से पॉलिसीज़ भी बेहतर होनी चाहिए। इसमें सबको ही ब्लेम किया जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम सभी एक ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो कंसर्न लोग हैं, जो मुताल्लिका लोग हैं यानी कि डॉक्टर्स हैं, उन्हीं की हिदायत पर अमल दरामद करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक तरफ तो पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन भारत है कि हमसाया ममालिक से ही लड़ने पर तुला हुआ है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। एक तरफ तो पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, पाकिस्तान में भी कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमसाया मुल्क भारत में भी इसी तरह की वबा का सामना, और भारत में भी कोरोना चल रहा है। लेकिन भारतीय हुकूमत चीन से लद्दाख के महाज पर टकराव और पाकिस्तान की जानिब से आलमी फोरम्स पर कश्मीर में जारी भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने के बाद शदीद दबाव में है। इस दबाव को ज़ायल करने और अपनी आवाम के गम और गुस्से को कम करने के लिए मोदी सरकार ने एक नया काम शुरू किया है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोल चीन से खाए हुए जख्मों को भरने की ठान ली है और जख्मों को भरने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी है। इस मकसद को पूरा करने के लिए भारतीय हुकूमत ने एक नई चाल चली है। इस हफ्ते जो हमारे सामने खबर आई कि नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी जो सिफारतकार हैं उन पर जासूसी और शिद्दत पसंदों के साथ राबतों का इल्जाम लगाकर, जो कि बेबुनियाद इल्जाम, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन अपनी अमले की तादाद निस्फ करे यानी कि घटा ले। इस फैसले का इतलाक एक हफ्ते के अंदर अंदर करने का कहा गया। इसका रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तानी वजारत खारजा की जानिब से वियना कन्वेंशन की खिलाफवर्जी के तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है, और पाकिस्तान के सिफारती अमले ने हमेशा बैनुल-अक़वामी और सिफारती आदाब की पासदारी की है। पाकिस्तान के वजारत खारजा की जानिब से यह कहा गया है, और भारत का यह इक़दाम मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म ढाया जा रहा है, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं, उससे तवज्जो हटाने की सिर्फ कोशिश है। जबकि अब भारत के अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। साबिक जंगी बाहनी जंगजू हैं, उन्होंने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं, मुक्ति हैं। बांग्लादेशी नयाद अमेरिकन रिसर्च जैनुल आबिदीन ने कहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी साउथ एशिया पर कंट्रोल हासिल करना चाहती है। जैनुल आबिदीन को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में तरबियत दी थी। खित्ते के तमाम ममालिक को भारत की शरंगेजी के खतरात लाहक हैं। हम इस पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफीर मियां सनाउल्लाह। मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां साहब, जब भी दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब होते हैं तो कहा जाता है कि सिफारतकारी वाहिद जरिया होता है उन ताल्लुकात को ठीक करने का, लेकिन जब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज ना हो और सिफारती जंग शुरू हो जाए तो फिर क्या सिनेरियो होता है, क्या सिचुएशन होती है? क्या हमारे दरमियान अब सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है? आपने जो भी बातें कही हैं वो बहुत सही हैं, दुरुस्त हैं। अटेंशन डाइवर्ट करने की जो बात आपने कही है वही एक एसेंस है सारी डिबेट का या मोदी की पॉलिसी का, कि किसी तरीके से तवज्जो हटा के जो उनके रियल मसले हैं, जो प्रॉब्लम उनके मसाइल हैं और वो गंभीर हैं और सीरियस हैं, चैलेंजिंग हैं, उनको चूँकि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनको सॉल्व कर सके और वो इस तरह के चक्रों में पड़ गए हैं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि इस हालात में सफारतकारी जो कि एक आखिरी ज़रिया होता है या ओनली सोर्स होता है टू कंटिन्यू द डायलॉग, वो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। इस वक्त जितने हालात हैं, 1 साल होने को है, कश्मीर में जो जुल्म की इंतहा है उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। आपके LOC के ऊपर आई बॉल टू आई बॉल आप हैं,
और आपका कोई कसूर नहीं है, आपके बच्चे, मासूम औरतें और ये वो सारी मर रही हैं क्योंकि वो फायरिंग उन पे करते हैं। ये सूरत हाल के होते हुए 50% कम भी कर दिया है, तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि ना दोनों मुल्कों के तल्लुकात में कोई फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, इससे जो नतीजा मनफी निकलता है कि वो इंडिया चाहता क्या है, इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, क्या वो जो उसको शर्मिंदगी वहाँ हो रही है लद्दाख में, गुलवान वैली में, वो उसको उसके आड़ में कोई ऐसा ऑपरेशन करना चाह रहा है जो हमें जद में ला के, ये उसके लिए शायद मुमकिन नहीं है। और वो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान चौकन्ना है, पाकिस्तान अलर्ट है, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इस वक्त मजबूत है और वो जानती है कि ये किधर पहुँचे हुए हैं। अगरचे वो उनको सफारती एक छोटी सी ना मिली है विक्ट्री। मियां साहब, आप जिस अच्छा, ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जहां पर भारतीय फोर्सेस ने बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद ना किया हो। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी ये बात कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी ये बात कर रहे हैं कि भारत अपनी मुआशी नाकामियों को छुपाने के लिए, भारत जो आज़ाद कश्मीर में कर रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए, और अवाम का जो प्रेशर अब मोदी सरकार पर बढ़ रहा है उसको जायल करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से भारत और चीन आमने सामने हैं, भारत उस महाज पर भी मसरूफ है, इसके बावजूद भारत इस तरह का कोई खतरा मोल ले सकता है? वो खतरा सिर्फ उस सूरत में मोल लेगा जब अमेरिका की तरफ से उसको शय मिलेगी, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। उसको भी अंदाज़ा ये है, उसने अभी पिछले दिनों देख लिया है कि हम कितने के डिटर्मिन्ड हैं, कितने के ना हम अलर्ट हैं। मेरा ख्याल है कि वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। और फिर दुनिया भी जानती है कि इस वक्त ना मसाइल क्या हैं और इन ना जो मसाइल का वर्ल्ड के लिए क्या प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं, और इस मसाइल को एक एक कंट्री का वो कितनी बड़ी इकॉनमी हो, कितनी बड़ी है ना उसके ना हल करने की जी। पोजीशन में नहीं है। एक नई तरह की कोल्ड वार है, नई किस्म का एक वर्ल्ड ऑर्डर इज इन द शेप में अंडरवे है। उसमें पाकिस्तान को जो पॉलिटिकली और जो सफारती तौर तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश हो रही थी, वो इंडिया इतना कामयाब उसमें बिल्कुल नहीं हुआ जितना वो उसके टारगेट थे। इवन उनके जो बेसिक टारगेट थे, जो सीरियस लड़ाइयाँ हैं, सीरियस चैलेंजेस हैं, वो कहाँ तक है ना ये डाइवर्ट कर पाएगा। फिर इंडिया के अंदर भी बड़ी सेन है ना वॉइसेस और स्ट्रॉन्ग वॉइसेस और पुराने इनके जो लोग हैं वो बातें करना शुरू हो गए हैं। फिर वर्ल्ड भी देखती है और उसको जो कुछ उन्होंने किया है उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कश्मीर की ना जो जंग है, जो वहाँ के अवाम की जंग है, कश्मीरी लोगों की जंग है, उसमें 100 के करीब तो अभी भी है ना इस साल है ना वफात पा चुके हैं, शहीद हो गए हुए हैं। तो ये इस तरह का काम उसका चलेगा नहीं। वो जो उसके एस्पिरेशंस हैं, जो उसके रीजनल है ना एस्पिरेशंस हैं, उसमें उनको बहुत मुश्किल पेश आएगी। मोदी के जो एक्स्ट्रा नेशनलिज्म है वो उसके लिए बहुत कॉस्टली होगा और प्रूव हो रहा है। उसकी इकानमी को देख लें, डाउन ग्रेडिंग मोदी ने कर दी है, IMF ने कर दिया है, साचे ने कर दिया है। आप देखें, जो भी आप वर्ल्ड के ना फिगर्स देखते हैं, क्रेडिबल है ना रिसोर्सेज हैं, उन सब ने करके आप तो नेगेटिव की तरफ उनकी जा रही है, तो क्या पोजीशन होगी। बाकी वो आपने कहना चाइना और उसकी, वो भी चाइना बड़ा रीजनेबल स्टांस लिया हुआ है। अगरचे लड़ाई वहाँ नहीं होनी, मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक इतनी बड़ी है वहाँ कोई नहीं, क्योंकि दोनों मुल्क जानते हैं कि हाई स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। ठीक। उसकी बिना पर हमें थोड़ा सा ख़तरा महसूस, जो मैं भी महसूस करता हूँ,
कि ये कहीं ना कहीं पंगा कर सकता है। ठीक है। जो अच्छा आपने मियां पहले साहब, बात हमने कहा। कश्मीर के मसले को हर फॉरम पर ले जाने की कोशिश की, यूएन में जाकर इमरान खान साहब ने भी जनरल असम्बली से खिताब किया और बड़े मुदल्लल तरीके से कश्मीर के मसले को बयान किया। लेकिन अब जिस तरह से सिफारती जंग शुरू हो गई है, पाकिस्तानी हाई कमीशन को भारत की तरफ से कह दिया गया है कि अपना जो सिफारती अमला है उसकी तादाद निस्फ कर ली जाए और एक हफ्ते के अंदर अंदर अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह रहे हैं कि हम हर फॉरम पर जाएंगे। अब जब सिफारती जंग शुरू हो गई है तो भारत के खिलाफ कौन सा फॉरम मुअस्सर होगा? आप जिसको सफारती जंग कहते हैं, रिडक्शन, ये एक्शन लिया जा सकता है। मैं खुद भी पीएनजी करार दे के वहां से निकाला गया हुआ हूँ इंडिया से, जब मैं फर्स्ट सेक्रेटरी था। तो मैं इस प्रोसेस से मेरे होते हुए भी कुछ दोस्तों को, कुछ कोलीग्स को इसी तरह उन्होंने किया था। लेकिन ना, और वो यही कहते हैं कि ये नेगेटिव वो है, हम पे इल्ज़ाम ये होता है। हालांकि मैं 35 साल से फॉरेन सर्विस में हूँ और मेरी वो सेकंड पोस्टिंग थी। ये उससे साफ पता चलता है कि जो भी इंडिया ना ये एलिगेशन लगाता है उसमें कितनी की हकीकत है। और वो खुद भी मानते हैं, एक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन ये जो रिडक्शन है ये रेसिप्रोकल होती है। इस पे हमें एज ए कंट्री तो नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि हमारी कोई है ना उनके साथ सिवाय कल्चरल के, रिलीजियस के, का हमारे कुछ लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। वो उनको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा साइड की रिक्वायरमेंट्स हम पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज ना पॉलिटिकल और ये है ना इकोनॉमिक कमर्शियल तो एक्टिविटी पहले ही ख़त्म थी और गुफ्तगू हो नहीं रही थी, विजिट्स हो नहीं रहे, वो हमसे डायलॉग करना नहीं चाहता। तो मेरा ख्याल है कि जो ये स्टाफ को ऑफ करने की कोशिश की गई है या उन्होंने कहा है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमें उसको पे इतना एजिटेट नहीं करना चाहिए। ठीक। और हमें भी रेसिप्रोकल के तौर पे उसको ख़त्म करके, बल्कि हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि वो तो यहाँ ऐसी हरकतें करते हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं वो साफ जाहिर है। गुलभूषण है ना का जो केस है वो आपके सामने है, दूसरे केसेस आपके सामने हैं, जी। MQM के जो केसेस हैं वो भी सामने आपके हैं ना, हैं उनकी कन्फेशंस भी हैं। तो हमारे लिए तो ये एक इस इक़दाम में एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने इंटरनली भी अपने आप को देख सकते हैं ठीक और है। उनके लोग यहाँ जो कुछ कर रहे हैं उन पे ज़्यादा निगाह रख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मियां सनाउल्लाह साहब साबिक सफ़ीर हैं, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती महाज पर जो चीज़ें चल रही हैं उस पर बात कर रहे थे। और ये पहली दफ़ा नहीं है और ये ऐसा मामलात होते हैं तो ये रेसिप्रोकल होते हैं। अगर भारत ये काम कर रहा है तो पाकिस्तान की तरफ से भी यही काम कहा गया है। वज़ीर ख़ारजा ने कह भी दिया है कि अगर आप वहाँ से सिफारती अमले को कम करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से भी यही किया जाएगा। लेकिन मियां सनाउल्लाह का कहना है कि ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सिफारती अमला है उसके हवाले तो सबको पता है कि ऐसी कोई हरकत नहीं करता, भारत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे, लेकिन भारत का जो अमला है वो यहाँ पर ऐसी हरकतें करता है। बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में जो पाक फौज को क्रेडिट जाता है कि हम कायम किया था, पाकिस्तान भारत फिर भी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में करने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि मजीद इस पर नज़र रखे और भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि भारत को पता है कि पाकिस्तान से भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।